नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास स्कूल पाठ्यक्रम में होगा शामिल। 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने पर 12वीं कक्षा के समकक्ष मिलेगी मान्यता। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन। 18 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। मुकबा में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रशासन तैयार करवा रहा है पारंपरिक परिधान। ब्रह्मकमल वाली पहाड़ी टोपी की जाएगी भेंट। बागेश्वर जिले में हेली सेवा का हुआ सफल ट्रायल। देहरादून और हल्द्वानी के लिए नियमित उड़ान सेवा जल्द होगी शुरू। और जोशीमठ मल्हारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, मार्ग अवरुद्ध होने के बाद बीआरओ ने कुछ ही घंटों में यातायात किया बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास कक्षा 6 से 8 तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके साथ ही धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10 के बाद जो छात्र 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। चीनी मिलों के लिए अगेती 375 रुपए, सामान्य प्रजाति 365 रुपए प्रति कुंतल की गई, जबकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उप महानिरीक्षक अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई। वहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमावलियों का अनुमोदन किया गया। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग का मत था, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का मत था। इसमें अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करी जाएगी जिसमें उत्तराखंड के आंदोलन का इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा सके। उसी क्रम में ये प्रस्ताव आया था कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए जो पाठ्यचर्या है उसमें हमारी विरासत एवं विभूतियां नाम से एक सहायक पुस्तिका को शामिल किया जाए। तो वो पुस्तिका के साथ आज शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसको माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति इसमें दी गई। विकास विभाग का मत था। इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है, CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 ई बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे।
उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 18 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने क्षेत्रीय भाषा उत्तराखंड आंदोलन सहित देश को साहित्य के माध्यम से दिशा व दशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान और संवर्धन के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार का कर्तव्य बनता है कि भाषा के संवर्धन के लिए कार्य कर रहे साहित्यकारों का सम्मान किया जाए। विगत 2-3 वर्षों में जो डिफंग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए और साथ ही साथ जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ मल्लारी नीति बॉर्डर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पहाड़ी के बड़े हिस्से के टूटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया था। वहीं इस मार्ग को अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन ने मार्ग से मलबा हटाकर यातायात शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास की है, जब जोशीमठ मल्लारी के मध्य रैणी गांव के समीप पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। घटना के बाद नीति बॉर्डर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था। मार्ग अवरुद्ध होने से सेना के वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद BRO द्वारा मार्ग खोले जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए और कुछ ही घंटों में मार्ग को खोल दिया गया। उधर इस साल 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में सीमा सड़क संगठन ने बर्फ हटाकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को माणा तक सुचारू कर दिया है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के लगभग 50 दिन पहले BRO द्वारा मार्ग को बद्रीनाथ तक सुचारू कर दिया गया है। दरअसल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शीतकाल में पांडुकेश्वर से आगे बद्रीनाथ माणा तक बर्फबारी के चलते बंद रहता है और यात्रा शुरू होने से पहले अप्रैल माह के अंत तक ये मार्ग खोला जाता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मार्ग के साथ साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। चारधाम यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो ऑल वेदर रोड है हाईवे कमेरा से बद्रीनाथ तक, उसमें जितने भी सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स हैं लगभग सभी में अच्छी गति से कार्य NITIDCL और BRO द्वारा किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त अब सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं, बद्रीनाथ धाम जाकर वहाँ पर भी एक मीटिंग आयोजित हम करेंगे। तो जो लोकल हमारी समस्याएं आती हैं, जैसे टॉयलेट्स की, बेंचेस, ड्रिंकिंग वाटर, उस सब पे सारे विभाग और सभी होटल एसोसिएशन, पंडा समाज सबके साथ चर्चा करते हुए कार्यवाही की जाएगी और आशा है कि यात्रा शुरू होने से पहले हम सारी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद कर लेंगे। बागेश्वर जिले के गरुड़ में लंबे इंतजार के बाद आज मेला डुंगरी हेलीपैड पर हेली सेवा का ट्रायल किया गया। इस ट्रायल को अधिकारियों ने सफल बताया। ट्रायल सफल होने के बाद हेलीपैड से देहरादून और हल्द्वानी के लिए नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। आज करीब 11:15 बजे DGCA के अधिकारियों को लेकर 7 सीटर हेलीकॉप्टर मेला डुंगरी हेलीपैड पर पहुंचा। ऑपरेशन मैनेजर अभिलाष पटवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यों की टीम ने बारीकी से हेलीपैड का निरीक्षण किया। हेलीपैड पर बने वेटिंग रूम समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। उप जिलाधिकारी गरुड़ जितेंद्र वर्मा ने बताया कि तकनीकी निरीक्षण के बाद अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर ने वापस उड़ान भरी। अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद DGCA की ओर से फाइनल अनुमति मिलने का इंतजार है, जिसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। वहीं जिलाधिकारी आशीष भटगई ने कहा कि जिले के लोगों को लंबे समय से हेली सेवा शुरू होने का इंतजार था। सेवा को जल्द शुरू कराने के लिए तेजी से कार्य किया गया। ट्रायल के बाद बागेश्वर जिला भी उड़ान सेवा से जुड़ गया है। हेली सेवा शुरू होने से हल्द्वानी और देहरादून का सफर करने वालों को आसानी होगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास ने कहा कि हेली सेवा का ट्रायल संपन्न होना जिले के लिए बेहद खास है। हेली सेवा शुरू होने से जिले के पर्यटन को बल मिलेगा।
इंस्पेक्शन रिपोर्ट जब फाइनल हो जाएगी, एक बार विधिवत जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगी, तो शीघ्र ही मेरे को लगता है 1 दिन में या 2 दिन में यहाँ पे ऑपरेशंस चालू हो जाएंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रहता है तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे 50 से 100 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है उसको लेके यूकाटा का बहुत ज़्यादा ध्यान है कि पैसेंजर्स को सुविधाएँ सारी मिले, पीने का पानी, टॉयलेट की फैसिलिटीज़, टिकटिंग एकदम स्मूथ हो। ऑनलाइन पोर्टल भी जो कंपनी है उसका एक्टिवेट हो गया है, उस पर फ्लाइट सब शो होने लगी हैं। तो जैसे ही वो अपना पोर्टल एक्टिवेट होते हैं, जैसे इनको क्लियरेंस मिलता है, तो लोग इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं और ऑफलाइन पैसेंजर जो है वो यहाँ से भी अपनी बुकिंग कर सकता है हेलीपैड से। उत्तरकाशी जनपद में मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह दिख रहा है। मां गंगा के मायके मुखबा और वाइब्रेंट विलेज हर्षिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन इन दिनों उनके लिए पारंपरिक परिधान तैयार करा रहा है। इन पारंपरिक परिधानों में भेड़ की ऊन के कपड़े से बना बंद गले का कोट, पजामा और पहाड़ी टोपी शामिल हैं। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान जाड़ व किन्नौरी जनजाति द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की तैयारी की है। पहाड़ी टोपी पर ब्रह्म कमल लगा होगा। पंच मंदिर गंगोत्री समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। उनके दौरे से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। स्थानीय निवासी सुरजीत टोलिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। शीतकालीन चारधाम यात्रा अगर 12 महीने चलती है तो देश विदेश के पर्यटक यहां आएंगे और इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। मैं शीतकालीन चार धाम यात्रा को हम सभी लोग 12 महीना देखना चाहते हैं ताकि देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते रहें और क्षेत्र के लोगों को एक रोजगार के रूप में एक अच्छा साधन मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 12 महीने चले। स्थानीय निवासी विजय बडोनी का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से लोहारी नागपाला परियोजना के एक बार फिर से खुलने की उम्मीद जग रही है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश ही नहीं, देश और विश्व से जो है लोगों को शीतकालीन यात्रा का जो है प्रेरणा मिलेगी। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि शीतकालीन यात्रा में हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार जी के दर्शन के लिए आप लोग देवभूमि उत्तराखंड में आएँ। और इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जनपद की लोहारी नागपाला परियोजना जो विगत कई सालों से रुकी हुई है, उसको जो है पुनः से चालू किया जाए। वहीं गोपाल सिंह रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल पर आने से यहां के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे से शीतकालीन यात्रा स्थलों पर पर्यटन भी बढ़ेगा और व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिलेगा। विशेष रूप से उत्तराखंड को पर्यटन के रूप में जो है गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा जो है शीतकालीन शुरू हो रही है। यह पूरे हमारे तमाम व्यवसायी लोगों के लिए, होटल वालों के लिए, पुजारी, पंडा और हमारे गाड़ी मालिक लोग, तमाम कारोबार जैसे वृद्धि होगी और पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए विशेष बहुत ही लाभदायक यात्रा रहेगी।
महाकुंभ 2025 अपने दिव्य और भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप के साथ 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति से ऐतिहासिक आयोजन बन गया है। संगम के तट पर आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद बने पुण्य संयोग में देश दुनिया से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। इस जनसैलाब के कारण कई लोग कुछ पलों के लिए अपने से बिछड़ गए, जिसके बाद योगी सरकार की दूरदर्शिता और बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए किए गए प्रयास से इस मेले में कुल 54,357 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता मिली है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजधानी देहरादून के परेड मैदान में जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय समाज के लोगों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दिए जाने के साथ ही हस्तकला से बनी हुई सामग्रियों, आयुर्वेदिक और पर्यावरण संरक्षण के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर जनजातीय कल्याण विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर राजीव सोलंकी ने बताया कि साल 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज को प्रोत्साहित करना है। इस महोत्सव का आयोजन जनजातीय कल्याण विभाग और टीआरआई के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब ये जनजातीय कल्याण विभाग, टीआरआई, इन दोनों के ही संयुक्त तत्वावधान में राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि राज्य की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गत वर्ष भी हमने किया था और इस बार द्वितीय राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मकसद है वो है जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाना, उनको अन्य समाज के साथ घुलना मिलना सिखाना और विचारों का आदान प्रदान कराना। साथ ही इसका एक मकसद ये भी है कि जो जनजातीय संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना, उस संस्कृति को एक मंच प्रदान। टिहरी बांध की झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से डोबरा में नया बोटिंग पॉइंट बनाया गया है। बोटिंग पॉइंट के शुरू होने से यहां पर पर्यटन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बोटिंग के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, टेंट, कॉटेज आदि व्यवसाय को भी गति मिलेगी। जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोबत सिंह राणा ने बताया कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर टिहरी बांध की झील में कोटी कॉलोनी के बाद डोबरा, नंदगांव और सांदड़ा में नए बोटिंग पॉइंट विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से डोबरा बोटिंग पॉइंट पर सभी सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया कि बोटिंग पॉइंट पर शुरुआत में 10 बोट के संचालन की अनुमति दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन निविदाएं जारी की गई थी। वर्तमान में टिहरी बांध की झील में 100 से अधिक विभिन्न किस्म के बोट के अलावा एक क्रूज, पैरासेलिंग, फ्लाई बोट संचालित हो रही हैं। यहाँ पर पर्यटकों का दबाव अधिक है। अब डोबरा में बोटिंग पॉइंट बनने से पर्यटक डोबरा चांठी पुल के दीदार करने के साथ ही बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकेंगे। शासन प्रशासन ने इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर डोबरा, सिल्ला उप्पू, सोड़ उप्पू, चांठी, रोलाकोट, गडोली, सेम, जीवाली आदि गांव के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 3 नए स्थल खोले थे और उन 3 जगहों के लिए हमने विदाउट कर दिया था। धीरे धीरे डोबरा, उसके बाद नंदगांव का जो बड़कोट का एरिया है, वहाँ पर भी हमने जीटी वगैरह लगा दी है। बेसिक सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। रास्ता हो गया, शौचालय हो गया और उसके बाद तुरंत इसका भी उद्घाटन किया जाना है। इससे एक तो जो बोट से जुड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में वो एरिया में ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं और क्योंकि कोटी में काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो ये अलग सी मतलब उनको व्यवस्था मिल जाएगी नए पॉइंट खुलने से। और स्थानीय लोगों को वहाँ पे दुकानें लगाना और जो आसपास के हैं तो पर्यटक बढ़ेंगे तो सभी को बेनिफिट होगा।
युवाओं को जैविक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। देवभूमि उद्यमिता योजना कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोफेसर अभय श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्र सरकार विकसित व आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान टाइप किया है। यह कार्यक्रम जो 12 दिवसीय कार्यशाला हमारी चल रही है, यह मूल रूप से केंद्र सरकार के जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद के साथ एक टाई अप किया है और जिसके अंतर्गत हम लोग देवभूमि उद्यमिता योजना चला रहे हैं और इसमें हम लोग विद्यार्थियों को और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को हम लोग उद्यम और स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर रहे हैं। कार्यशाला के दौरान महाविद्यालय नागनाथ पोखरी के छात्र छात्राओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सफल उद्यमी देवेंद्र सिंह नेगी के कृषि और उद्यान का भ्रमण किया। वहीं सफल उद्यमी देवेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के बजाय खुद का उद्यम तैयार करें। इस कार्य में जहां उनकी सलाह की जरूरत हो वे हर समय उपलब्ध रहेंगे। प्रेरणा की तरह उनको दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा काम भी कर सकते, ये काम भी कर सकते, प्रत्येक कार्य में आगे दक्षता बढ़ सकती है उनकी। और आज नौकरी करने, नौकरी तो इतनी है नहीं, पर मैं चाह रहा हूँ लोग बाद अपना खुद व्यापार बनाएं, अपने कई प्रकार के बिजनेस हैं और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं तो कर सकते हैं और सरकार भी हमको पूरी सहयोग दे रही है। कार्यशाला में आई ट्रेनी छात्रा प्रिया राणा का कहना है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर हम में इतना आत्मविश्वास आ गया है कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी जो काम मुझे आता है कि मैं उसको बेहतर तरीके से करना चाहूँ। तो मैंने फोन से देखा तो मुझे लगा कि पहले मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊंगी, फिर मैंने देखा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया और ऐसे करते करते फिर मैंने एक ही रात में 2-3 प्रोडक्ट एक साथ बना दिए। वहीं ट्रेनी छात्रा शिवानी का कहना है कि इस कार्यक्रम से हमें स्वरोजगार के कई आइडिया मिले हैं जिसे अपनाकर हम स्वरोजगार कर सकते हैं। हमें नए नए आइडिया आए और इससे हमें उद्यम करने के आइडिया आए। जैसे हम खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल घर में उगा सकते हैं। जैसे कि वेजिटेबल सारी बाहर से आती है और हम इन्हें अपने गाँव में उगा सकते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है सब्जियाँ उगाने के लिए। कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर का कहना है कि ये कार्यक्रम संपूर्ण उत्तराखंड के महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक हैं। इससे बच्चों में उद्यमिता के प्रति काफी जागरूकता आ रही है। हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसर है उसमें हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम करा रहे हैं और जिसमें छात्र छात्राओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और हमें काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं जिसमें छात्र छात्राएं अपने व्यवसाय के अवसरों को अच्छे से पहचानते हैं और उसके ऊपर वो लोग अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए हम लोगों से सहयोग लेते हैं। अभी तक हम लोग 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बच्चों के डेवलप करा पाए हैं और 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपने उद्यम स्थापित किए हैं। विकास भवन सभागार अल्मोड़ा में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी की अध्यक्षता में जनपद के 11 विकास खंडों में 18 एलसी और सीएलएफ कार्मिकों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में स्वायत्त सहकारिता समूह और आजीविका समूह के समन्वयक और समूह के व्यवसाय वृद्धि समन्वयक उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंतर्गत समूहों के समन्वयकों को पशुपालन, गौपालन, कृषि, मशरूम, मसाला उत्पादन, मंडुआ, बीज फल, सब्जी उत्पादन की जानकारी दी गई। आज यहाँ पे हमारे द्वारा रीप परियोजना के अंतर्गत जो सीएलएफ में स्टाफ रखा जाता है, पूरे ज़िले के जितने 11 ब्लॉक्स में स्टाफ रखे गए हैं उन सभी को बुलाया गया है ताकि हम जिस उद्देश्य से उन स्टाफ को यहाँ पे रखा जाता है उनको सेंसिटाइज कर पाएँ, उनकी स्किल अपग्रेडेशन कर पाएँ एंड जो ये हमारे सीएलएफ्स हैं बने हुए, जो हमारे समूह बने हुए हैं, वो अपने उस पोटेंशियल की तरफ पहुँच सकें। तो जो चाहे मार्केटिंग चीज़ें होंगी, चाहे अकाउंटिंग चीज़ें होंगी, उनका एक रिव्यू लिया जा रहा है, प्लस उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा रही है और उनके आइडियाज़ कि क्या उनको कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटिंग कुछ आइडियाज़ हैं जो कि नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हम डायरेक्टली उनसे चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि ब्लॉक्स में और फील्ड
फील्ड में रह के कई बार वो लोग मुख्यालय से भी पूरी बातचीत नहीं कर पाते, इसीलिए उनको यहाँ 2 दिवस की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। आज हमारे रीप की टीम, डीडीओ साहब और बाकी लोग भी उनसे चर्चा करेंगे, प्लस कल मैं पर्सनली भी उनके साथ बैठ के चर्चा करूँगा। और हम चाहते हैं कि इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसे फ्रूटफुल आइडियाज़ निकले जिससे कि महिलाओं की स्किल अपग्रेडेशन हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस दौरान ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के जिला सहायक प्रबंधक संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य न सिर्फ लोगों को रीप योजना की कार्य प्रणाली को लेकर जागरूक करना है, बल्कि लोगों को स्वावलंबी बनाने के प्रति उनकी मदद करना है। आज की जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसका उद्देश्य ये है कि इसमें अध्यक्ष को भी बुला रखा है हमने, ब्लॉक स्टाफ, रीप स्टाफ भी बुला रखा है, और सीएलएम में जो स्टाफ हमारे हैं कि रीप को जो परियोजना है वो कैसे काम करेगी और कैसे लोगों का विकास होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी सर का भी एक वो है कि लोगों का इनकम को जनरेट करना है और आगे बढ़ाना है, और हमारे जो डीपीएम सर हैं उनका भी एक है कि पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण में हम कोशिश करेंगे कि इनको पूरा चीज़ बताएं कि इससे जाके इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और अच्छा काम करेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला में ताड़ीखेत विकास खंड से प्रतिभाग करने आई स्वायत्त सहकारिता समूह के व्यवसाय वृद्धि सदस्य प्रीति पंत ने कहा कि उन्हें रीप परियोजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के द्वारा रानीखेत के लिए एक नई पहल की गई है, जिसमें पिंक ई रिक्शा का संचालन होना है। इसके लिए महिलाओं को वर्तमान में ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं अपनी परियोजना का बहुत बहुत अभी आभार करना चाहूँगी, क्योंकि सर्वप्रथम हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग होनी है। इसी बीच परियोजना के द्वारा रानीखेत के लिए एक हमारी नई पहल की गई है, जिसमें हमारे पिंक ई रिक्शा आए हुए हैं, जिसमें हम अभी महिलाओं को वर्तमान में ट्रेनिंग दी जा रही है। उनका संचालन अभी हो नहीं पाया है और यहाँ परियोजना प्रबंधक के दिशा निर्देशों में उसका संचालन भी भविष्य में किया जाएगा। बीते 5 सालों से धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित चल रहे इनामी बदमाश को उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार द्वारा वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में 5 वर्ष से धारा 420 आईपीसी में वांछित चल रहे इनामी बदमाश गुरदीप सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह को उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कल 2 मार्च को दुर्गा कॉलोनी थाना सदर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सदर निहारिका तोमर ने बताया कि 2020 में प्लॉट की खरीद फरोख्त में हेराफेरी करने का मामला रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था, जो बीते 5 वर्षों से फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि जनपद पुलिस वांछित अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय स्तर से डीजीपी महोदय के नेतृत्व में हमारे यहाँ इनामी की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के अनुपालन में एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा इस जनपद में लगातार कार्रवाई की जा रही है इनामी अपराधियों के द्वारा। उसी क्रम में जो हमारी कोतवाली रुद्रपुर की पुलिस है और एसटीएफ कुमाऊं जो यूनिट है, उनके द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें 5 साल से फरार एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। यह जो अभियुक्त है, इसका नाम गुरदीप सिंह है, पुत्र सुरेंद्र सिंह। इसके ऊपर 2020 में कोतवाली रुद्रपुर में एक 420 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें प्लॉट बेचने के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी की गई थी। इसको थाना सदर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।